कक्षा है आपकी 8 और विषय आपका कौन सा है बेटा? महान व्यक्तित्व। और पाठ कौन सा है बेटा आपका? पाठ है आपका 17वां ही है। 17वां पाठ है रानी अवंतीबाई। क्या है बेटा? आपने सुना होगा कि बोर्ड लगा हुआ देखा होगा कई जगहों पे। क्या देखा होगा कि रानी अवंतीबाई लोधी। हाँ, तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी ये पाठ पढ़ेंगे तो तुम्हारे ये समझ में आ जाएगा। देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो, तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध, जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। तो ये कह रहे हैं कि देश की रक्षा में या तो तुम कमर कस लो या चूड़ी पहन के कहाँ पे बैठो बेटा? घर में बैठो, तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध है, जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। तो उन्होंने कसम दी थी रानी ने कि तुम्हें किसकी सौगंध है? धर्म ईमान की सौगंध है कि तुम इस कागज का पता किसको दो? बैरी को। बैरी यानी शत्रु। बैरी का मतलब क्या होता है बेटा? शत्रु। बैरी को दो। ये शब्द थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने में प्रमुख भूमिका निभाई। वे शब्द जिन्होंने क्रांति की ज्वाला को फैलाने में समिधा का कार्य किया। समिधा यानी क्या बेटा? लकड़ी। समिधा क्या होती है? लकड़ी। हवन करते हैं आप तब कहते हैं, मैं कहता हूँ कि अब समिधा 3 समिधा चढ़ाओ, समिधाएं रखो। समिधा क्या होती है बेटा? लकड़ियाँ। वे शब्द जिन्होंने इतिहास रच दिया, वे शब्द जो इतिहास में अमर हो गए। यह शब्द थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य भारत की प्रमुख सूत्रधार वीरांगना अवंतीबाई के, जिनकी अप्रतिम शौर्य गाथा आज भी हम सबको प्रेरित कर रही है। 16 अगस्त 1831 को मनकेहनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ पूरे उत्सव का माहौल था। बधाइयों और शुभकामनाओं के बीच मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं, ढोल बाजे बज रहे थे। जुझार सिंह जी के यहाँ एक बहुत प्यारी बिटिया ने जन्म लिया था। माता पिता बिटिया को पाकर खुशी से फूले न समा रहे थे। उनके घर अवंती जो आई थी, कौन आई थी बेटा? अवंती। तो इनका जन्म कब हुआ था बेटा? जन्म 16 अगस्त 1831 ईस्वी। तो जन्म लिखेंगे बेटा 16 अगस्त सन 1831 ईस्वी को। और इनके पिता कौन थे बेटा? जुझार सिंह। पिता जुझार सिंह थे। और क्या था बेटा? स्थान कौन सा था बेटा? यानी इनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? सिवनी जिले में। सिवनी कोष्ठक में लिख देंगे म-प्र यानी मध्य प्रदेश में एक जिला है सिवनी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बालिका अवंतीबाई की प्रारंभिक शिक्षा मनकेहनी गांव में ही हुई। कौन सा गांव था बेटा? मनकेहनी गांव। तो गांव भी लिख लेंगे। गांव कौन सा था बेटा? मनकेहनी। कौन सा गांव था बेटा? मनकेहनी। उसे बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का बहुत शौक था। लोग बालिका अवंती की घुड़सवारी और तलवारबाजी को देखते और आश्चर्यचकित हो जाते। जैसे जैसे बालिका अवंती बड़ी होती गई, उसके साहस और पराक्रम के किस्से आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगे। विवाह योग्य होने पर पिता जुझार सिंह ने बेटी अवंतीबाई का रिश्ता रामगढ़ के राजा, कहाँ के राजा? रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से कर दिया। विवाह के उपरांत जुझार सिंह की यह साहसी बिटिया रामगढ़ रियासत की कुलवधू बनी। सन 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाने पर राजकुमार विक्रमादित्य का रामगढ़ के राजा में राज तिलक किया गया। तो इनके पति का नाम क्या था बेटा? विक्रमादित्य। पति कौन थे बेटा?
पति इनके विक्रमादित्य। आगे पढ़ते हैं। रामगढ़ के राजा के रूप में राज तिलक किया गया, लेकिन कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अस्वस्थ रहने लगे। इनके पुत्र अमन सिंह और शेर सिंह अभी बहुत छोटे थे, अतः राज्य की पूरी देखरेख का जिम्मा अवंती बाई पर ही आ गया। ऐसी विषम परिस्थिति में अवंती बाई ने पूरी योग्यता का परिचय देते हुए राजकाज को संभाला और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। तो इनके बच्चे का क्या नाम था? अमन और अमान सिंह और शेर सिंह। बच्चे कौन थे बेटा? बच्चे थे अमान सिंह और शेर सिंह थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, राजकुमार जो विक्रमादित्य थे, इनके पति, उनकी भी मृत्यु हो गई, वो अस्वस्थ रहने लगे। और क्या हुआ, सारी जो जिम्मेदारी थी वो किस पे आ गई बेटा? अवंती बाई पर आ गई। किस पे आ गई बेटा? अवंती बाई पर आ गई। आगे, उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल था। कौन भैया? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के समय में साम्राज्य विस्तार का कार्य चरम पर था। अपनी हड़प नीति के कारण डलहौजी तमाम राज्यों का अपने साम्राज्य में विलय कर चुका था। जब उसे राजा विक्रमादित्य की अस्वस्थता का पता चला तो उसने रामगढ़ रियासत का कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया तथा रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी। इस घटना से अवंती बाई अत्यंत व्यथित हो गईं। दुर्भाग्य से इसी दौरान मई 1857 में राजा विक्रमादित्य का स्वर्गवास हो गया और संपूर्ण जिम्मेदारियों का दायित्व अवंती बाई पर आ गया। तो एक लॉर्ड डलहौजी था, उस समय कौन था? गवर्नर जनरल था, यानी वो शासन चलाता था अंग्रेजों की तरफ से। उसकी थी एक हड़प नीति। वो क्या हड़प नीति थी? वो कहता था कि अगर जैसे कोई राजा है, अगर उसका कोई बच्चा नहीं है तो उसको क्या होगा, उसके परिवार को अंग्रेजी सरकार पेंशन देगी और उसका राज्य किस में आ जाएगा? हमारे उसमें मिल जाएगा। ऐसे ही उनके बच्चे तो थे लेकिन वो राज्य के संभालने योग्य नहीं थे, तो उसने क्या किया? उसने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया। क्या? रामगढ़ रियासत अधीन करके उसको पेंशन देने लग गया, खाने पीने के लिए लो तुम पेंशन रख लो। उन्होंने रानी अवंती बाई ने सुना ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, तो वो बड़ी व्यथित हुई, बड़ी दुखी हुई कि ये ठीक नहीं हुआ। 1857 और तभी कौन मर गए? राजा विक्रमादित्य भी स्वर्ग सिधार गए। सन 1857 में देश में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दो क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ भी पहुंचा। रानी अवंती बाई ब्रिटिश शासन से पहले ही अपमान का घूंट पीकर बैठी हुई थी। उन्होंने अपने आसपास के सभी राजाओं को क्रांति का संदेश देने के लिए चिट्ठी लिखी, जिसके साथ कांच की चूड़ियाँ भी थीं। चिट्ठी में संदेश था, तो सभी राजाओं को उन्होंने क्या लिखा? चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में क्या रख दी? कांच की चूड़ियाँ। क्यों रख दी और संदेश क्या था ये देखेंगे। संदेश था, देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तो उन्होंने क्या कहा कि या तो देश की रक्षा के लिए कमर कस लो, लड़ो, या फिर ये चूड़ियाँ मैंने साथ भिजवाई हैं तुम्हारे, ये पहन लो और आराम से घर में बैठो। इस पत्र का व्यापक प्रभाव पड़ा। तमाम देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैल गई। रानी अवंती बाई ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारियों को खदेड़ दिया तथा क्रांति की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और क्या होने लग गई? अब बोर्ड्स ऑफ वार्ड्स के जो अधिकारी थे उनको भगा दिया उसने राज्य से और कहा कि अभी राज्य है हमारा और आपके विरुद्ध क्या होगी? लड़ाई होगी। और लड़ाई होने लग गई। इस समय वीरांगना रानी अवंती बाई मध्य भारत की क्रांति का प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। रानी के विद्रोह की सूचना से जबलपुर कमिश्नर मेजर स्काइन आग बबूला हो गया। कौन? मेजर स्काइन। उसने रानी को आदेश दिया कि वह मंडला के डिप्टी कलेक्टर से मिले। रानी ने इस आदेश का नकार दिया तथा युद्ध की तैयारियां में जुट गई। उन्होंने रामगढ़ के किले की मरम्मत कर उसे सुदृढ़ कराया। मध्य भारत के विद्रोही नेता रानी के नेतृत्व में एकजुट हो रहे थे। रानी ने अपने साथियों के साथ हमला करके घोघरी, रामनगर, बिछिया आदि क्षेत्रों से ब्रिटिश राज्य का सफाया कर दिया। और उन्होंने क्या किया?
जो जो उनके क्षेत्र में आते थे उन सबको, जैसे घुघरी थी, रामनगर था, उन सब में से ब्रिटिश शासन को खदेड़ दिया, वहाँ से भगा दिया। इसके पश्चात रानी ने मंडला पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण कर ब्रिटिश सेना को धूल चटा दी, और जो मंडला था, जो वहाँ का डिप्टी कलेक्टर था, वो भी भगा दिया वहाँ से और उस पर भी खुद का अधिकार कर लिया। इस हार से मंडला का डिप्टी कमिश्नर बार्डिंगटन का नाम था, बार्डिंगटन तिलमिला गया तथा किसी भी प्रकार प्रजा का बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया तथा रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश सेना संख्या, बल और युद्ध सामग्री में रानी की सेना से कई गुना ताकतवर थी। रानी ने इस स्थिति को भांपकर किले से बाहर निकलकर देवहारगढ़ पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। रामगढ़ किले को बुरी तरह ध्वस्त करने के बाद अंग्रेज सेना रानी को खोजते हुए देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर बढ़ चली। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया। रानी ने दृढ़तापूर्वक ललकारते हुए कहा, मुझे यह संदेश अस्वीकार है। मैं युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अंग्रेजों के आगे नहीं झुकूंगी। रानी के उत्तर से तिलमिलाए बार्डिंगटन ने रानी को चारों ओर से घेर कर धावा बोल दिया। कई दिन तक रानी और उसकी जांबाज सेना अंग्रेजों को लोहे के चने चबाती रही, पर संख्या, बल और युद्ध सामग्री कम होने के कारण धीरे धीरे रानी अकेली पड़ती गई। युद्ध के दौरान रानी के बाएं हाथ में गोली लगी और उनकी बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। निहत्थी रानी पर अंग्रेज चारों ओर से टूट पड़े। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख वीरांगना अवंतीबाई ने तलवार लेकर यह कहते हुए अपने सीने में उतार ली, हमारी रानी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ से न छुए जाने का प्रण लिया था, ऐसे न भूलना। उनकी रानी कौन थी बेटा? दुर्गावती। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी दुश्मन हमें जीते जी छू न पाए और इस प्रण को मत भूलो, और खुद ही अपने सीने में तलवार उन्होंने मार ली और इसके साथ वो खत्म हो गई। मृत्यु शैया पर लेटते हुए इस महान वीरांगना ने अंग्रेज अफसर से कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया है, प्रजा बिल्कुल निर्दोष है, उसे पीड़ित मत करना। तो उसने कहा कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनको किसने उकसाया था? मैंने ही उकसाया था। कसूर किसका है? मेरा है। और प्रजा क्या है? बिल्कुल निर्दोष है, इसलिए प्रजा से कुछ मत कहना। ऐसा कहकर वीरांगना अवंतीबाई ने हजारों लोगों को अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार और फांसी से बचा लिया। धन्य है यह वीरांगना जिसने एक अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में निरंतर लड़ते हुए 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसका जीवन और उज्जवल चरित्र हमें सदैव राष्ट्र निर्माण, शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। तो इनकी मृत्यु कब हुई बेटा? 20 मार्च सन 1858 ईस्वी को। मृत्यु 20 मार्च सन 1858 ईस्वी को। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये पाठ होता है समाप्त और मिलते हैं अगले पाठ में।